वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस मिड टर्म का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके मॉडल पेपर के बारे में अर्थात उससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उसी टॉपिक्स जिन टॉपिक से बनेंगे प्रश्न उन टॉपिक्स के बारे में हम आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं और उसके उत्तर को हम कैसे लिख सकते हैं। इस प्रकार के तमाम प्रकार के इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो में लगातार देता रहता हूँ आपके परीक्षा के अंत समय में खास करके या फिर परीक्षा के शुरुआती समय में। आप देखते होंगे शुक्ला स्टडी पॉइंट हमेशा आपके साथ रहा है और इसी प्रकार से बना रहेगा। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए, शेयर कर दीजिए वीडियो सभी दोस्तों के पास। चलिए हम जानते हैं कि आखिरकार पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से ऐसे 5 टॉपिक्स हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, अर्थात डीडीयू यूनिवर्सिटी में 2 पेपर होते हैं उसके लिए भी और बाकी सभी विश्वविद्यालय में एक ही पेपर होता है उनके लिए भी। सभी विश्वविद्यालयों के लिए यही सिलेबस है और इसी प्रकार से आपको समझना है। देखें, चूँकि आपके पेपर का नाम क्या है, आपके पेपर का नाम है भारतीय राजनीतिक आंदोलन और इसके अलावा अगला है भारत का संविधान, यानी कि आपके पेपर का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान इन इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर 2 पेपर होते हैं वहाँ पर पेपर 1 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पेपर 2 में भारत का संविधान, ऐसे आपको पढ़ना पड़ता है। तो आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन से टॉपिक्स आपके बढ़िया होने वाले जिनसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। पहला टॉपिक्स है कि भारतीय राजनीतिक परंपरा। भारतीय राजनीतिक परंपरा में आपसे जो प्रश्न पूछेगा, चूंकि भारतीय राजनीतिक परंपरा में आप देखिएगा भारतीय राजनीति परंपरा में खास करके इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन में खास करके जैसे धर्म हो गया, राजधर्म हो गया, दंड नीति, नीति शास्त्र, इसके अलावा मत्स्य न्याय एवं गणसंघ, ये जो है भारतीय राजनीति परंपरा रही है शुरुआत से। इसके बारे में जानेंगे। वैसे भारतीय राजनीतिक परंपरा जो रही है कुल मिलाकर के आप देखिएगा मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, शुक्र की नीति, इन सभी ने बढ़िया योगदान दिया है इसमें। और भारत के प्रथम राजनीतिक विचारक मनु ही थे और वे स्वयं जो है प्रथम राजा थे। उन्होंने ही कहीं ना कहीं पे राजशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। मनु की कृति है मनुस्मृति और एक सामाजिक और धार्मिक ग्रंथ है ये। इसके साथ ही साथ एक महान राजनीतिक ग्रंथ का दर्जा भी मनुस्मृति को मिला हुआ है, क्योंकि राजनीति के दांव-पेच भी इसमें बताए गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आचार्य कौटिल्य के द्वारा रचित एक रचना है अर्थशास्त्र। राजनीतिक चिंतन की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है अर्थशास्त्र। राजनीति के आधुनिक स्वरूप का विवरण प्रस्तुत करती है अर्थशास्त्र। कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से राजनीतिक पुस्तक है आचार्य कौटिल्य की। आचार्य कौटिल्य का चिंतन जो है व्यवहारिकता से परिपूर्ण है। भारतीय राजनीतिक चिंतन के वास्तविक स्वरूप का वर्णन जो है आचार्य कौटिल्य करते हैं, यानी चाणक्य जी करते हैं। भारतीय राजनीति की एक प्रमुख विशेषता यह रही है शुरुआत से ही कि राजनीति भारतीय राजनीतिक चिंतन के वास्तविक स्वरूप के वर्णन के साथ ही साथ आप देखिएगा इसमें धर्म व राजनीति को एक साथ जोड़ करके देखा जाता था। धर्म का राजनीतिक जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव था, आध्यात्मिकता पर प्रमुख बल दिया गया जाता था। और आचार्य कौटिल्य ऐसे प्रथम विचारक हैं जिन्होंने धर्म व राजनीति को एक दूसरे से अलग कर दिया और राजनीति को व्यवहारिकता व वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास किया। इसीलिए आचार्य कौटिल्य ज़्यादा फेमस हुए। और आचार्य कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो नाम की अर्थशास्त्र है लेकिन उसमें काम राजनीति के हुए हैं। अर्थात आप देखिएगा वो कौन किसके प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। धनानंद को उसके राज्य से कहीं ना कहीं पे जो नंद वंश था उसका अंत करवाया और एक नए युग का सूत्रपात किया। आपको पता होगा मौर्य वंश की शुरुआत होती, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम राजा बनता है। तो ये एक प्रकार से इनकी महान प्रतिभा थी कौटिल्य जी की, जिसकी वजह से ऐसा हो सका। वरना जो है इतिहास कुछ दूसरा ही होता अगर कौटिल्य ना होते। अगर खास करके देखा जाए तो कुल मिलाकर के राज्य को व्यापक कार्य क्षेत्र सौंपा गया है, जिसमें आप देखेंगे राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य करता है। और प्राचीन भारत में राजनीतिक व सामाजिक विचार सदैव नैतिकता का पालन करने के निर्देश देते रहे हैं। धर्मशास्त्रों में आप देखेंगे तो नैतिकता की मान्यता को मजबूत बनाने के लिए राजा द्वारा नैतिकता का मार्गदर्शन व सदाचार को प्रोत्साहन करने पर बल दिया जाता था। इस प्रकार से जो भारतीय राजनीति परंपरा रही है इसमें कई प्रकार के विचार आते रहे हैं। अब इसमें भारतीय राजनीति परंपरा की विशेषताएं आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि भारतीय राजनीति परंपरा क्या है और भारतीय राजनीति परंपरा की विशेषताएं बताइए। कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। ओके,
भारतीय राजनीतिक चिंतन में खास करके आप देखिएगा कई नामों से इसको जानते हैं, राज धर्म, राजशास्त्र, दंड नीति, नीति शास्त्र, सब बात एक ही है। तो आइए हम भारतीय राजनीति परंपरा की विशेषताओं को समझते हैं, यानी फीचर्स जो रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन के, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली विशेषता आप लिखिएगा अपनी परीक्षा में। पहली विशेषता क्या है भाई? पहली विशेषता है उच्च वर्णों के द्वारा शासन हुआ करता था। यानी कि भारत में आप सभी को पता होगा एक जो है वर्ण व्यवस्था थी, यानी वर्ण व्यवस्था अभी भी है, और अभी मतलब है, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं जितने अच्छे तरीके से पहले हुआ करती थी। वर्ण व्यवस्था में क्या था कि ब्राह्मणोस्य मुखामासीद बाहुराज्यान्यः कर्ता उरु तदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायता। यानी ब्राह्मण मुखमंडल से उत्पन्न होने के कारण से वो ब्रह्मा जी के विद्या अध्ययन अध्यापन इत्यादि दान लेना हुआ, ये सब काम किया करता था। जो क्षत्रिय होते थे बाहु यानी भुजाओं से उत्पन्न हुए, रक्षा करना उनका परम कर्तव्य होता था। राजपाट करने का काम क्षत्रिय लोग ही किया करते थे। इसके बाद में वैश्य लोग पेट यानी उरु तदस्य वैश्या पेट से उत्पन्न हो चुकी, तो वो लोग पेट भरने का काम किया करते थे। जो व्यापार वगैरह हुआ करता था, शूद्र लोग चरणों से उत्पन्न उनका हुआ, इसीलिए वो लोग क्या किया करते थे, खेतों वगैरह में काम किया करते थे और सेवा किया करते थे। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था जो है विद्यमान थी। और प्राचीन भारत में क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य इन वर्णों ने मिलकर के शासक वर्ग का गठन किया, और समाज के चौथे वर्ण शूद्र को इन तीनों वर्णों की सेवा करने का कार्य सौंपा गया था। और यह वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के जन्म पर आधारित थी। ऐसा माना जाता है कि क्षत्रिय वर्ग की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की भुजाओं से हुई है, जिस कारण से उन्हें शौर्य और वीरता प्राप्त हुई। ब्राह्मण वर्ण की जो है ब्रह्मा जी के मुखमंडल से, इस कारण से उनको वेदों का पठन पाठन अधिकार मिला। वैश्य वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पेट से हुई, उसीलिए उसको श्रम और उत्पादन व्यापार के कार्यों की प्राप्ति हुई। और शूद्र वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के चरणों से हुई है, जिससे उन्हें तीनों वर्णों उच्च वर्णों की क्या करनी पड़ी, सेवा करने का काम मिला। इस प्रकार से व्यवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ये व्यवस्था अच्छे तरीके से चलती रही, लेकिन उसमें कुछ गलतियां होने लगी लोगों से, कुछ अलग अलग तरीके से काम होने लगे। जो उच्च वर्ण थे वो अपने आप को ज़्यादा उच्च वर्ण समझने लगी। इसके कारण से क्या होता गया, फिर धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था थोड़ा सा ढीली पड़ती गई। लेकिन फिर भी आप देखिएगा इसमें अगर नकारात्मक विचारों को हटा दे तो ज़बरदस्त व्यवस्था थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ पॉइंट्स इसमें नेगेटिव थे। इस प्रकार से क्या हुआ कि ये तो पहली बात तो ये हो गई कि उच्च वर्णों का शासन था, यानी कि पहली विशेषता उच्च वर्णों के द्वारा शासन हुआ करता था उस समय भारतीय जो है राजनीति परंपरा की बात की। दूसरी विशेषता इसकी यह थी कि राजनीति पर जाति मतलब कि राजनीति जो थी उस पर जाति पर आधारित सामाजिक संरचना का प्रभाव होता था। तो जाति पर आधारित सामाजिक संरचना होती थी, उसका राजनीति पर अच्छा प्रभाव था, गहरा प्रभाव था। इसके अलावा राजनीतिक जीवन पर और मतलब कि राजनीतिक जीवन और धर्म जो थे वो कहीं ना कहीं पे मिले जुले से एक प्रकार से प्रतीत हुआ करते थे। यानी कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वह हमें समाज का और राज्य का रूप उसमें देखते हैं, राज्य मतलब ईश्वर में। कुल मिलाकर के आप देखिएगा प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत को मान्यता प्राप्त थी कि दैवीय उत्पत्ति के कारण से राज्य की उत्पत्ति हुई है। राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने की है। ब्रह्मा ने पृथ्वी पर राज्य की जो है संरचना की और राजा को अपने प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया, ऐसी मान्यता थी। और उस समय के लगभग सभी ग्रंथों में अलौकिक शक्ति का वर्णन पाया जाता है, परंतु वास्तविक रूपों में शास्त्रों और परंपराओं और मानव जीवन के बीच एक व्यापक अंतर पाया जाता है। और खास करके बात की जाए शास्त्रों और परंपराओं में, तो मानव जीवन को संचालित करने के लिए जो व्यवस्थाएं थी वास्तविक जीवन में उनके रूप में परिवर्तन हुआ। और क्या हुआ, उसमें व्यक्तिगत हितों ने स्थान लिया। धीरे धीरे धर्म व शास्त्रों की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण वर्ण ने साधारण लोगों के जीवन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए धर्म की अपने हितों के अनुसार व्याख्या कहीं न कहीं पे करने का प्रयास किया। समाज में अपना अस्थायित्व या आधिपत्य स्थापित करने के लिए इस प्रकार ब्राह्मणों ने राजनीतिक जीवन पर भी अपना प्रभुत्व कायम किया। फिर बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे बौद्ध जो है धर्म, जैन धर्म, इन लोगों का उदय होता है। और इस प्रकार से ये लोग एक प्रकार से जो है गैर ब्राह्मणवादी धर्म होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि धीरे धीरे करके जो ब्राह्मण लोग बीच में थोड़ा सा डगमगाए, अपने आप को प्रभुत्व स्थापित करना चाहे, उनका प्रभुत्व थोड़ा सा कम हुआ। और फिर धीरे धीरे उनको ये समझ में आया कि हाँ भाई ये गलत चीज़ें थी, या फिर जो कुछ हमने अलग तरीके से किया, या फिर जो हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि जिससे हम सभी पर शासन कर सके, उसको थोड़ा सा वो मिला। तो इस प्रकार से जो है अगला जो भी इसकी विशेषता रहती है राजशाही सरकार के सामान्य रूप में, यानी कि राजशाही सरकार हुआ करती थी। राजा जो होते थे एक प्रकार से उसका
पुत्र ही राजा होता था। 4 वर्णों का निर्माण, क्षत्रिय वर्ण को ही राजा बनाया जाता था। इस प्रकार से व्यवस्था बन गई धीरे धीरे, और राज्य एक उपयोगी व आवश्यक संस्था के रूप में हो गया। कुल मिलाकर के आप देखिएगा ये सारी विशेषताएं जो थी प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा में व्याप्त थीं। इसके अलावा धर्म की बात की, धर्म भी चीज़ें थी, मतलब कि धर्म के कारण से ही धर्म, चूँकि धर्म में देखिएगा कि नैतिकता, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 जो होते थे ये पुरुषार्थ हुआ करते थे उस समय। भारतीय राजनीति में 4 पुरुषार्थ, और इन्हीं पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए लोग जो है अपने धर्म को, अपने अर्थ को अच्छे तरीके से और अपने काम की पूर्ति अच्छे तरीके से किया करते थे। मोक्ष, धर्म, अर्थ और काम, ये जो है मानव जीवन के प्रमुख उद्देश्य माने जाते थे। चूँकि मोक्ष की प्राप्ति करना सबसे बड़ा जीवन का चरम और परम धर्म माना जाता था। तो इस प्रकार से चीज़ें हुई। धर्म के कई सारे स्रोत हैं, ठीक है, श्रुति, स्मृति और पुराण। श्रुति जो है जिसे सुना जाता है, और ख़ास करके ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब श्रुति हैं। स्मृतियों की बात की जाए, स्मृति वह होती है जो याद की जाती है। विभिन्न धर्म सूत्र व धर्म शास्त्रों में आप देखेंगे कुछ उपदेश कहानियाँ हैं जिन्हें समझा जाता है व याद किया जाता है। स्मृति को पुराणों व वेदों से निचला स्तर प्राप्त है। आप देखेंगे पुराणों का पठन पाठन बहुत ही कठिन होता है, इसीलिए जो वेद पुराणों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं स्मृतियों के माध्यम से ज्ञान प्रसार करते हैं। स्मृतियों में जैसे मनु स्मृति, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, धर्म सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र, विष्णु हरिता धर्म सूत्र, ये सब हो गए। पुराणों में आप सभी को पता होगा जो है भागवत पुराण हो गया, विष्णु पुराण, नारदीय पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, कुमा पुराण और स्कंद पुराण, ये सब पुराण हैं। इस प्रकार से इन सभी में धर्म के बारे में, राजधर्म के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा भारतीय राजनीतिक परंपरा के बारे में हमने थोड़ा बहुत आपको समझाया, बताया। ये रही थोड़ा भाई भारतीय राजनीतिक परंपरा। अगला पॉइंट हम समझेंगे, अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले यही जानिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के क्या कारण थे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कई सारे कारण हैं। एग्जाम में प्रश्न यही आपसे पूछेगा। तो पहला कारण है भाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के, पहला कारण है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। चूँकि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और उसका परिणाम राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का सबसे प्रमुख कारण माना जा सकता है। चूँकि यह एक विद्रोह जो सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक विद्रोह था। यह भारत में इतनी तीव्र गति से 1857 की क्रांति फैली। आपको पता होगा एक वीडियो हमने बनाई है, 2 वीडियो, चैप्टर 1 चैप्टर 2 के नाम से, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने विस्तार से हर एक पॉइंट को शुरुआती दौर पर अंग्रेजों के आने से लेकर के हमने क्या क्या, मतलब पूरा एक जो है पृष्ठभूमि तैयार करके आपको समझा दी। तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक, इस प्रकार से क्या होता है, जो है लोगों के अंदर ये लगता है कि भाई ये लोग हमारा जो है कहीं ना कहीं पे जो हमारा देश है उसको गुलाम किए हुए हैं। उससे पहले लोगों को लग रहा था कि देश की कोई कल्पना ही नहीं कर रहा था कि इतने बड़े स्तर पर कोई देश हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे राज्यों में भारत बटा हुआ था और अतीत जो था उसको लोग अनभिज्ञ थे। जब अतीत के गौरवगान कवियों ने करना प्रारंभ करते हैं, अतीत के गौरवगान के रूप में, मतलब कि बड़े बड़े कवि आते हैं, भारत भारती और बड़े बड़े महाकाव्यों की सृजन होता है, उससे बाद में होता है। लेकिन पहले भी तमाम सारे लेखक आए, उन्होंने भारतीय दो हरिश्चंद्र जैसे लेखक हो गए, या एक प्रकार से आप देखिएगा और भी बाद में लेखक आए। उन लोगों ने क्या किया कि जो है अतीत का गौरव गान करते हुए चीज़ों को बताया, समझाया लोगों को, और तब लोगों को पता चलता है। और 1857 की क्रांति एक चिंगारी के रूप में हमारे समक्ष आई। वैसे तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ और वहीं से राष्ट्रीय आंदोलन के कारण जो है प्रारंभ होता है। इसके अलावा दूसरा कारण है इसका भारत का गौरव, मतलब भारत के गौरव का अतीत, यानी चूँकि भारत का जो अतीत रहा है उसमें जैसे प्रभु श्री राम हो गए, आदर्श पुरुष के रूप में, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में नज़र आते हैं। इसके अलावा जो है अशोक हो गए, चाणक्य हो गए, ये सभी लोग विद्यमान थे, जिसके माध्यम से भारत की एक प्रकार से ये लोग आत्मा कहे जाते थे। और कुल मिलाकर के भारतवर्ष में ऐसे ऐसे महान सपूत भारत की धरती पैदा करती रही। तो ये सब भी लोगों को जब पता चला कि अपने भारत में इतने वीर हैं, तो लोगों को उत्साह आया और राजनीतिक आंदोलन की प्रेरणा मिली उनको। इसके अलावा तीसरा कारण ये हो सकता है कि राजनीतिक एकता की स्थापना, यानी राजनीतिक एकता की जब स्थापना होती है, आप देखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की राजनीतिक एकता
सामान्य अधीनता की एकता थी, पर उसने समान राष्ट्रीय एकता को जन्म दिया और यही राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का कारण बनी। यानी कि ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था, राजनीतिक कोई एकता नहीं थी। संपूर्ण भारत विविध राजनीतिक छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था, आप देखिएगा। लेकिन जब ब्रिटिश शासन आया तो भारत को एक राजनीतिक स्वरूप मिला और उसको एक संगठन मिला, ठीक। और इसके तरफ से भारतीयों को ये पता चला कि भाई हाँ, संगठन जो है ये भारत पूरा अपना है, इस पर ये लोग जो है फर्जी कब्जा किए हुए हैं। यानी राजनीतिक एकता की स्थापना हो जाने से क्या हुआ, लोगों के अंदर ये संचार हुआ, लोगों ने जाना। क्योंकि क्या उससे पहले राजनीतिक एकता नहीं थी राजनीतिक एकता। आप देखेंगे प्राचीन ग्रंथों में बड़े बड़े राजाओं ने, जो प्राचीन राजा रहे हैं, जैसे कि चाहे वो कनिष्क हो, समुद्रगुप्त हो, अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, इन लोगों का साम्राज्य कितना बड़ा था। तो लोगों ने जब पढ़ा जाना उसके बारे में, उसके बाद में उन्होंने सोचा कि ऐसा ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसके अलावा अगला जो कारण है धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। चूँकि क्या हो रहा था कि 19वीं शताब्दी में भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार चल रहे थे, कई सारे आंदोलन हो रहे थे। आप देखिएगा जैसे कि धार्मिक नेताओं में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, श्रीमती एनी बेसेंट, देवेंद्र नाथ सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग एक प्रकार से आप देखिएगा धार्मिक नेता रहे हों चाहे अन्य नेता रहे हों, और सामाजिक रूप से या फिर जो हमारे जो ज्ञानी लोग रहे जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी, इन लोगों ने क्या किया, विद्यासागर, देवेंद्र नाथ सेन जी, इन लोगों ने क्या किया, राजा राम मोहन राय, इन लोगों ने समाज सुधार का आंदोलन कर रहे थे, कुरीतियों का अंत कर रहे थे, भारत में अंधविश्वास मतलब अंधविश्वास को ख़त्म कर रहे थे, आत्मविश्वास को जगा रहे थे। इस प्रकार से लोगों को पता चला कि भाई हाँ, और चूंकि राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत भी कहा जाता है, उन्होंने समाज में व्याप्त सती प्रथा, छुआछूत, जाति भेद, मूर्ति पूजा, ये तमाम प्रकार की जो है इसके बारे में उन्होंने क्या किया, उसके बारे में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी और तमाम प्रकार की चीज़ों को नेगलेक्ट करने का प्रयास इन्होंने किया। और कहीं ना कहीं पे इन्होंने, राजा राम मोहन ने सती प्रथा का अंत किया, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया, स्त्रियों का उद्धार किया, तमाम प्रकार की चीज़ें करी, ठीक। इस प्रकार से अब लोगों को पता चलने लगा कि भाई हाँ, स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात की जाए तो बहुत सारा योगदान, भारत में ही नहीं यूरोप अमेरिका में जाकर के भारतीय संस्कृति का परचम लहराया इन्होंने। अंग्रेज़ों को यह बता दिया कि जो है भारतीय संस्कृति पश्चिम की संस्कृति की से महान है, और बहुत कुछ भारतीय संस्कृति से सीख कर वहाँ पर गए हैं। कुल मिलाकर के रामकृष्ण मिशन के स्थापना के द्वारा हिंदू धर्म को विश्व में अपूर्व सम्मान दिया गया। शिकागो विश्व धर्म का सम्मेलन जो 1893 ईस्वी में हुआ, इसको कौन नहीं जानता है। भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता विश्व में सबसे ऊपर परचम लहराया इन्होंने जाकर के। तो कुल मिलाकर के ये सब होने लगा, तो लोगों को पता चला कि हाँ भाई, भारतीय संस्कृति अपनी ज़बरदस्त तरीके से। इसके अलावा क्या हुआ, भारत का आर्थिक शोषण अंग्रेज लोग कर रहे थे। इसके कारण से क्या हुआ, लोगों को पता चला कि हमारा ही जो है माल लेकर के और हम ही से ही एक प्रकार से गुर्रा रहे हैं, हम ही से झगड़ा कर रहे हैं, हम ही को दबा रहे हैं। क्या हुआ कि विलियम डिग्बी कहता है कि करीब 10 करोड़ मनुष्य ब्रिटिश भारत में ऐसे हैं जिन्हें किसी भी समय भरपेट अन्न नहीं मिलता है। इस अधःपतन की दूसरी मिसाल इस समय किसी सभ्य और उन्नतशील देश में कभी मतलब कहीं पर दिखाई नहीं दे सकती। ये उसने कहा था 1900 ईस्वी में, सर विलियम डिग्बी महोदय ने बताया था। कुल मिलाकर के भारत का आर्थिक शोषण करके यहाँ से जो है इंग्लैंड को कच्चा माल भेजते थे, वहाँ से कारखानों में बन करके फिर हमारे पास आता था, फिर वही उसी को हम लोग खरीदते थे। तो इस प्रकार से उनका प्रॉफिट हुआ करता था, इस प्रकार से ये थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पाश्चात्य शिक्षा आई, जिसके माध्यम से लोगों ने जाना, लोगों ने अमेरिका, इटली, फ्रांस, आयरलैंड, इनके सबके स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा सुना, और उसके बाद में इन्होंने भी आंदोलन करना प्रारंभ किया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक और बौद्धिक नेता बनते चले गए इस प्रकार से जो भारतीय लोग थे। तो यानी क्या हुआ कि पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव भी पड़ा। इसके अलावा क्या हुआ कि भारतीय समाचार पत्र और साहित्य का विकास हो रहा था। आप देखिएगा लगातार समाचार पत्रों में अमृत पत्रिका, इसके अलावा मराठा केसरी, वॉइस ऑफ इंडिया, पायनियर, टिविशन, इंडियन हेराल्ड, इंडियन मिरर, हिंदू, बॉम्बे संवाद, कौमुदी, बंगदूत, ये तमाम प्रकार के समाचार पत्रों का विकास हो रहा था।
संपूर्ण देश में विभिन्न भाषाओं में लगभग 478 समाचार पत्र निकलते थे उस समय, और ये विभिन्न भाषाओं में थे और देश प्रेम, साम्राज्यवाद के विरोध की आवाज़ों को बुलंद कर रहे थे। इस प्रकार से भारतीयों के हृदय में देशभक्ति, त्याग, बलिदान और राष्ट्रीयता की भावना धीरे धीरे और प्रबल होती गई। ब्रिटिश शासन की जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं उजागर होने लगी। प्रेस का विकास होने के साथ साथ विविध भाषाओं में साहित्य का तीव्र गति से विकास होने लगा। साहित्यकारों में बंकिम चंद्र चटर्जी जी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, नर्मद चापुलकर और मधुसूदन दत्त, ये लोग आने लगे सामने। इस प्रकार से क्या हुआ कि 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास कर भारतीय समाचार पत्रों को बंद करवा दिया इंग्लैंड के लोग, मतलब कि अंग्रेजों ने। इस प्रकार से क्या हुआ कि लॉर्ड लिटन के इस कार्य का तीव्र विरोध किया गया लोगों के द्वारा। 1882 ईस्वी में इस एक्ट को रद्द कर दिया गया। इस प्रकार अंग्रेजी तोपों के विरुद्ध भारतीय समाचार पत्रों ने कड़ा संघर्ष किया, और इस प्रकार से क्या हुआ, धीरे समाचार पत्रकों और साहित्य सृजन को राष्ट्रीय आंदोलन का उदय का कारण मान लेना परम आवश्यक हो जाता है इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद में। यानी कि भारतीय समाचार पत्र और साहित्य का योगदान बहुत अधिक मात्रा में रहा राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में। इसके अलावा लॉर्ड लिटन जो था, इसकी दमनकारी नीति बनाई गई। वैसे 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटन जो था भारत का गवर्नर जनरल था। 4 वर्षों में लॉर्ड लिटन ने क्या किया कि एक के बाद एक ऐसे दमनकारी कदम उठाए जिससे भारतवासी पंगु बन गए। यानी कि आप देखेंगे कि घोर साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी शासक था ये। यानी 4 साल के लिए ही लॉर्ड लिटन था, लेकिन बहुत ज़्यादा उसी में तहलका मचा दिया। जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है कि राजनीतिक प्रगति के विकास में बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, और वही वरदान बनने का काम किया इसने, लॉर्ड लिटन ने। इसने कई सारा एक प्रकार से कहीं ना कहीं पर लॉर्ड लिटन ने कई सारे नियम बनाए। इसने नियम बनाया था कि इंडियन सिविल सर्विस में भर्ती होने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी, ताकि भारतीय युवक परीक्षा न दे सकें। इसके अलावा 1877 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था भारत में। उसी समय दिल्ली में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित करने हेतु एक शाही विलासितापूर्ण दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत ज़्यादा धन का व्यय हुआ था, और जो धन सब भारतीय कहीं ना कहीं पे कोष से गया था, तो ये भारतीयों को सहन ना हो सका। इसके अलावा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास करके इन्हें जो प्रेस वगैरह जो साहित्य चल रहा था उसको ख़त्म करवा दिया। इसका भी विरोध लोगों ने किया। इसके अलावा इसने क्या किया, आर्म्स एक्ट पास करके भारतीयों को शस्त्र रखने और शस्त्र लेकर चलने से वंचित कर दिया। इसका भी इस पर प्रतिक्रियावादी पड़ा, मतलब विरोध हुआ इसका। इसके अलावा अफगानिस्तान पर आक्रमण करके भारतीय धन का अपव्यय किया इसने, जिससे भारतीयों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष फैला। इसके अलावा लॉर्ड लिटन जो था, इसने लंकाशायर के मिल मालिकों के स्वार्थों की रक्षा के लिए कपास पर सीमा शुल्क लगा करके सूती कपड़े की आयात पर सीमा शुल्क हटा दिया, जिससे भारत के सूती उद्योग को अत्यधिक आघात हुआ। और ये तमाम प्रकार के कारण मतलब कि जो इसने काम किए, इसके कारण से बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर क्या हुई, राष्ट्रवाद की भावना पनपी, राष्ट्रीय आंदोलन की भावना पनपी लोगों के अंदर। ठीक, इसके अलावा क्या हुआ, अगला जो कारण रहा है इसके उदय होने का, वो अंग्रेज़ों की जातीय भेदपूर्ण नीति का। जातीय भेदभावपूर्ण नीति अंग्रेज़ों की ये रही कि ये एक प्रकार से अंग्रेज़ों के लिए अलग तरीके से नियम और भारतीयों के लिए अलग तरीके से नियम को बनाते थे, मतलब कि कोई समानता नहीं थी। इसके अलावा अगला जो है विदेशी आंदोलन का प्रभाव। क्या हो रहा था कि उसी समय विदेशी संपर्क में आने से लोगों को इटली, जर्मनी, रोमानिया, सर्बिया के राजनीतिक आंदोलन और फ्रांस की राजकीय क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश, आयरलैंड में के होम रूल आंदोलन, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, इंग्लैंड में सुधार कानूनों के प्रति मतलब के पारित होने, इन सभी से क्या हुआ कि भारतीयों को भी अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहन मिला, और इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ। इसके अलावा जो है अगला जो कारण रहा है, आवागमन व संचार के साधनों का विकास हुआ। लोग एक दूसरे के स्थान तक पहुंचने लगे, और इस प्रकार से भारतीय एक दूसरे से मिलने लगे, बड़े बड़े नेता आपस में बैठने लगे, बातचीत करने लगे। इस प्रकार से क्या हुआ, आवागमन और संचार के साधनों के विकास से राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ। इसके अलावा ऐतिहासिक अनुसंधानों के द्वारा आप देखिएगा धीरे धीरे करके क्या होता है कि भारतीय विद्वानों की ऐतिहासिक खोजों ने भी भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलनों को बल दिया। सर विलियम जेम्स हो गए, मैक्स मूलर, जैकोबी, कोलबुक और कीथ हो गए, ए बी कीथ हो गए, ये सब विदेशी विद्वानों ने भारत में के संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन किया और उनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गुणगान किया।
और ये सभी होने के बाद में भारतीयों को लगा कि जब विदेशी लोग हमारे चीज़ों को पढ़ करके इस प्रकार के ज्ञानी जो है वक्तव्य दे रहे हैं, तो हमको भी अपनी भारतीय संस्कृति को समझना पड़ेगा। और इस प्रकार से अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ। इसके अलावा सरकारी नौकरियों के संबंध में भेदभावपूर्ण नीति जो है बनाई गई, इसके कारण से लोगों ने विरोध किया। इसके अलावा इल्बर्ट विधेयक पर विवाद हुआ, उसको भी एक प्रकार से इल्बर्ट जो विधेयक था इसमें क्या हुआ कि इसमें इसका घोर विरोध हुआ। और कुल मिलाकर के आप देखिएगा इन सभी चीज़ों के कारण से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ। वैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय एक नहीं अनेक कारणों से हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कई सारे कारण जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में क्या होता है जो है 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर को। यहाँ से एक प्रकार से और अच्छे तरीके से आंदोलन को एक प्रकार से नींव मिलती है। कांग्रेस में उदारवादी युग जो है 1885 से 1905 तक रहा। उसमें आप देखिएगा क्या होता है कि भारतीयों के हितों की विदेशों की रक्षा की जाए, मतलब एक प्रकार से आप देखिएगा भूमि कर में कमी की जाए। इस प्रकार से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वैसे बहुत नम्रतापूर्वक जो है उदारवादी जो कांग्रेस द्वारा जो अधिवेशन होते थे उसमें बहुत उदारवादी तरीके से मांगा जाता था। चूँकि उदारवादियों की प्रमुख नीतियाँ ये थी कि ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा थी इनकी, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में थे। पाश्चात्य मतलब ब्रिटेन के साथ अगर संबंध रहेगा तो भारत के हित में ही रहेगा वो। इसके अलावा पाश्चात्य सभ्यता और संस्थाओं में अटूट विश्वास था इन लोगों का। कर्मिक सुधारों में विश्वास था कि एक एक क्रम से सुधार होगा। इसके अलावा ब्रिटिश शासन के अधीन राजनीतिक स्वशासन का लक्ष्य रखा गया, यानी कि उसी के शासन मतलब ब्रिटेन मुख्य रूप से शासन करेगा लेकिन आंतरिक शासन हम लोग करेंगे। इस प्रकार से प्रार्थना पत्र के द्वारा प्रतिनिधि मंडल भेजने का तरीका था, या याचना करते थे ये लोग। ठीक इस प्रकार से होता गया। फिर इसकी असफलता हुई, यानी उदारवादी दल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद में कांग्रेस में ही एक उग्रवादी युग की स्थापना होती है। उग्र जो है लाल बाल पाल आप सभी को पता होगा, ठीक है। उग्रवादी आंदोलन उग्रवाद जो है आया। उग्रवाद में खास करके आप देखिएगा इसमें जो है कहीं ना कहीं पे सरकार द्वारा कांग्रेस की जो मांगे थी उसकी उपेक्षा की गई। और ख़ास करके आप देखिएगा आर्थिक असंतोष बढ़ने लगा, धार्मिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान, प्राकृतिक प्रकोप, तमाम प्रकार ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, लाल बाल पाल का नेतृत्व, इन सभी के कारण से क्या होता है कि उग्रवादी विचारधारा का उदय होता है। और कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से आगे चल कर के भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके क्या होता है, ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती है और धीरे धीरे करके अनेक जो है घटनाओं का उदय आप देखिएगा। महात्मा गांधी जी आते हैं, उनके द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इसके बाद में आप देखेंगे खिलाफत आंदोलन हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब तमाम प्रकार के कांड, चौरी चौरा कांड हो गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें होती हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राजनीति में एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे एक नया फेर ला देता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कुल मिलाकर के आप देखिएगा धीरे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया। और कुल मिलाकर के धीरे धीरे करके ये ऐसे आंदोलन थे। और भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट में आकर के चलता है। इस प्रकार से ये सारे आंदोलन जो थे इसकी कई सारी जड़ें थी जो शुरुआत से ही चलती रहीं। और इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया। ओके, इसी समय मुस्लिम लीग आपको पता होगा, उसमें भी उस बाद में भारत का विभाजन भी होता है। भारत दो हिस्सों में बढ़ जाता है, भारत और पाकिस्तान। और इसी समय से क्या होता है, संवैधानिक विकास यहीं से भारत का शुरू हो जाता है। आइए हम संवैधानिक विकास की अवस्थाओं को जानते हैं। संवैधानिक विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें आप देखेंगे भारत सरकार का अधिनियम था 1858 का, यहीं से ही यहाँ से शुरुआत हो जाती है। इसके बाद में 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, 1765 ईस्वी में भी आता है। उसके अलावा आप देखिएगा धीरे धीरे करके और भी 1858 का अधिनियम, वो तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया था, आप देख लीजिएगा वीडियो में पड़ा हुआ है। इसके अलावा और तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। इसके कारण भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी का आया, 1909 ईस्वी का एक प्रकार से अधिनियम आया, 1919 का अधिनियम आया। इस प्रकार से 1909 ईस्वी में पार्लियामेंट्री सुधार हुई, उसकी आलोचना हुई। 1919 का एक्ट आया जिसमें उसमें जो 1909 में कमियां रह गई थी उसको सुधारा गया। उसके बाद में धीरे धीरे करके क्या होता है कि जो है तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। होम रूल आंदोलन होता है एनी बेसेंट के द्वारा। इस प्रकार से 1919 का अधिनियम जो है वो भी कुछ दिन चलता है। इसके बाद में 1935 का अधिनियम आता है।
1935 के अधिनियम से ही आप देखिएगा भारतीय संविधान में लगभग 100 से अधिक अनुच्छेदों को रख लिया गया। और आप देखेंगे 100 से अधिक अनुच्छेद या तो उसमें कुछ संशोधन किए गए या तो फिर हूबहू उसको अपने में मिला लिया गया। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे क्या थे, ये सब विकास की अवस्थाएं थी, जिसके कारण से संविधान निर्माता जो थे उन्होंने लगभग 100 से अधिक देशों के संविधान को गहनता के साथ पढ़ा, अध्ययन किया उसका, और उसके बाद में निष्कर्ष निकाला। उसके बाद में हर एक चीज़ को समझाया, बताया। ठीक है, यानी कि जो भारतीय विचारक रहे उन लोगों ने क्या किया, भारतीय जो विद्वान रहे उन लोगों ने विभिन्न देशों के जो है संविधान को पढ़ा और जो अच्छी अच्छी बातें थी उसको अपने संविधान में ग्रहण करने का प्रयास किया, अपने संविधान में लिखा। तो ये सारी की सारी अवस्थाएं रही। धीरे धीरे करके क्या हुआ, तमाम सारे अधिनियम पारित होते गए और इस प्रकार से तमाम प्रकार की चीज़ें होती गईं और कुल मिलाकर के संवैधानिक विकास की अवस्थाएं जो है उसके बाद में क्या होता है कि संवैधानिक विकास की अवस्थाओं की ख़त्म हो जाने के बाद में संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा के बारे में अगर समझने हैं तो संविधान सभा तो आप सभी को पता ही होगा, संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा में आप देखेंगे कि कई सारी पार्टियां उस समय थीं। जो है कांग्रेस पार्टी थी, 202 सदस्य उसके थे, मुस्लिम लीग के 73 थे, निर्दलीय 7 थे, एकवादी मुस्लिम पार्टी के 3 थे, भारतीय ईसाई के 2 थे, कृषक प्रजा मुस्लिम के 1 थे, हिंदू महासभा का 1 था, अनुसूचित जाति फेडरेशन का 1 था, एंग्लो इंडियन 1 था, साम्यवादी 1 था। कुल मिलाकर के 292 था। सिख समुदाय के 4 स्थान रिक्त रहे क्योंकि सिख पथिक बोर्ड ने 15 जुलाई 1946 को चुनावों का बहिष्कार कर दिया था। इस प्रकार से क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में आप देखेंगे कई सारी कठिनाइयाँ थीं। जनता की विशालता और अनेकता को देखना था, सांप्रदायिकता, देसी रियासतों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लगभग 600 देसी रियासतें 565 देसी रियासतें से अधिक थीं। संघ और इकाइयों में पारस्परिक समस्या थी, राज्य भाषा की समस्या, पिछड़ी और आदिम जातियों की उन्नति के प्रयत्न, तमाम प्रकार की समस्याएं थीं। उन समस्याओं को झेलते हुए संविधान सभा बनाई गई। वैसे संविधान सभा की आलोचनाएं भी हुई। संविधान सभा एक निर्वाचित संस्था नहीं थी। इसके अलावा संविधान सभा एक प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। संविधान सभा आप देखें कांग्रेस की उसमें प्रधानता थी। संविधान सभा की प्रभुसत्ता आगे प्रश्न चिन्ह था, मतलब आगे के तलीय प्रश्न चिन्ह था। सांप्रदायिक आधार पर गठन किया गया था इसका। श्रमिकों, दस्तकारों और किसानों का उचित प्रतिनिधित्व इसमें नहीं था। वकीलों का आधिपत्य था इसमें। इस प्रकार से आप देखिएगा कि भारतीय संविधान सभा का एक प्रकार से आलोचना भी हुई। संविधान सभा के समक्ष कई सारी चुनौतियां भी थीं। उन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के द्वारा एक समिति बनाई गई, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष रखे गए और कई सारी समितियां बनी। उसके अध्यक्ष रखे गए भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति की, जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसके द्वारा, और संविधान का निर्माण हुआ। संविधान में कुल मिलाकर के 395 अनुच्छेद उस समय और 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग रखे गए। बाद में 4 अनुसूचियाँ नई जुड़ी। अब वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ संविधान में। ठीक है, ये सब प्रश्न आपसे बन सकता है। तो 12 अनुसूचियाँ हैं। अब भी जो है 3 भाग बढ़े थे, 25 भाग हो गए थे, फिर 3 भाग घट गए, यानी कि 22 भाग फिर हो चुके हैं। इसके अलावा 395 अनुच्छेद में लगभग 100 से अधिक बार संविधान संशोधन हुआ है। और संविधान संशोधनों के द्वारा क्या हुआ है, संविधान संशोधनों के द्वारा तमाम सारे अनुच्छेद तो ऐड हुए हैं, लेकिन 395 जो उसका मूल स्ट्रक्चर है वो 395 ही है। ए बी करके ऐसे बढ़ा है उसमें। ठीक है, परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार से ये चीज़ें आपको समझनी थी थोड़ा सा। भारतीय संविधान तो मैंने आपको बता ही दिया। भारतीय संविधान में कई सारी चीज़ें हैं। भारतीय संविधान आपको पता होगा, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, नागरिकता, ठीक है, संघ और उसका राज क्षेत्र, सभी के बारे में बात करता है। तो ये भारतीय संविधान के बारे में कुछ आपसे पूछ सकता है प्रश्न। ठीक, ऐसे तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और ख़ास करके आपसे प्रश्न भारतीय संविधान के बारे में पूछेगा। क्या पूछेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संवैधानिक महत्व की समीक्षा कीजिए। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस आप सभी को पता होगा। उसमें क्या लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 स्वतंत्रता देने की बात, 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना और धर्म की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की एक प्रकार से उसको प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता, एकता सुनिश्चित करने वाली
बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी था संवत 2006 विक्रमी था, उसको एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित समर्पित करते हैं। इस प्रकार से प्रस्तावना के कुछ मुख्य तत्व भी रहे, जैसे कि हम भारत के लोग हो गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व बंधुत्व, इसके बारे में। तो कुल मिलाकर के भारतीय 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कई सारे शब्द जोड़े गए, लगभग 3-4 शब्द जोड़े गए हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में आप देखेंगे भारतीय संविधान में आपसे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों को लेकर के प्रश्न बन सकता है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य प्रश्न आपसे बन सकता है कि मौलिक अधिकारों के बारे में बताएं या मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताएं। ठीक है, मौलिक अधिकार वैसे बड़ा जटिल टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं भारतीय संविधान में वो जो है रूस के संविधान से लिए गए हैं, बात ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, या भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है। कुछ ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, तो आप आसानी से बता पाएंगे। तो भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। इनके अभाव में व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। मौलिक अधिकारों को देश के सर्वोच्च कानून अथवा संविधान में महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये राज्य के द्वारा पारित कानूनों से ऊपर होते हैं। मौलिक अधिकार सर्वाधिक विस्तृत और व्यापक अधिकार पत्र होता है। मौलिक अधिकार सीमित है, निरपेक्ष नहीं है, व्यवहारिकता पर आधारित है, न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है इसको, और प्राकृतिक अधिकारों के लिए स्थान नहीं है, राज्य के समान कानूनों से ऊपर है। ये सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने का काम मौलिक अधिकार करते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन, एक प्रकार से उससे संबंधित चीज़ें, निलंबन बहुत कठिन स्थिति में होता है। और भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों में भी अंतर होता है मौलिक अधिकारों में। कुछ जैसे कि आप देखिएगा, भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार हैं और कुछ जो है प्रकार से भारतीय नागरिकों मतलब कि विदेशियों को मतलब की है, यानी कि विदेशियों को पूरे अधिकार नहीं प्राप्त हैं जो कि नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकों को कुछ अधिक मौलिक अधिकारों की प्राप्ति है। ठीक, वैसे मौलिक अधिकारों की बात की तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 हुआ करता था। संपत्ति का अधिकार भी था मौलिक अधिकार में, लेकिन उसको हटा दिया गया, उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार है, मतलब कि वैधानिक अधिकार अब हो गया वो। ठीक है, अब मौलिक अधिकार नहीं रहा संपत्ति का अधिकार, इसीलिए पहले 7 था, अब 6 ही हैं। मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। ठीक है, और इसके अलावा आप देखिएगा जो है अगला जो आता है आपका, उसमें है जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। इसके अलावा जो है अगला आपका आता है, खास करके आप देखिएगा अनुच्छेद अगला आता है आपका स्वतंत्रता हो गया, और कौन सा हो गया, अगला है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, और अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, इसके अलावा अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, और इसके अलावा अगला है आपका 6वां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। सबसे महत्वपूर्ण है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा, ये बात ध्यान रखिएगा। संविधान प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला है, संविधान का जो अनुच्छेद 32 है मौलिक अधिकार का। तो मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 जो कि भाग 3 कहलाता है, उसी में मौलिक अधिकारों को जगह मिली है। ठीक, इसके अलावा मौलिक अधिकारों की बात की है तो मौलिक अधिकारों की खास करके बात की है, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन हो जाता है, शांति काल में निवारक निरोध की व्यवस्था अनुचित बताई गई है। इस प्रकार से कई सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगला जो आपका टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य जो होते, कुछ आपको अधिकार अगर दिए गए तो कर्तव्य भी दिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के काम में आप देखिएगा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों की अगर मैं बात करूं तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 के पश्चात एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का। उसमें नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख
बताया गया है। और उसके बाद में फिर एक मौलिक कर्तव्य जुड़ता है 2002 में। क्या होता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का अवसर प्रदान कराने का कर्तव्य जोड़ दिया गया। और अब मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। पहला मूल कर्तव्य क्या है? पहला मौलिक कर्तव्य है आपका संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों और संस्थाओं तथा राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। दूसरा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना चाहिए। तीसरा है कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा करनी चाहिए। इसकी पांचवा मौलिक कर्तव्य है कि भारत के लोगों में समरसता और मातृत्व की भावना का विकास करना चाहिए। छठवां है कि समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करनी चाहिए। सातवां मौलिक कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद या मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास करना चाहिए। नौवां मौलिक कर्तव्य है प्रत्येक व्यक्ति का कि सार्वजनिक संपत्ति और सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना चाहिए। 10वां मौलिक कर्तव्य है कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करना चाहिए। 11वां मौलिक कर्तव्य सभी का ये है कि प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने का प्रयास। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने का प्रयास किया गया और इसको संविधान के भाग 4 के काम में जोड़ा गया। ठीक है, 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसी के द्वारा अनुच्छेद 51 के काम में नए खंड टा बना करके उसमें इसको रखा गया है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व उसके अभिभावकों को, उनके माता पिता को का है। ये उनका कर्तव्य है कि वो उनको शिक्षा उपलब्ध करवाएं, उनको जो है स्कूल को भेजें। ओके, मौलिक कर्तव्यों से क्या होता है कि संप्रभुता और अखंडता की रक्षा होती है, स्त्रियों का सम्मान बढ़ता है, देश की सुरक्षा होती है, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है, देश की प्रगति में सहायक होते हैं मौलिक कर्तव्य, संस्कृति की रक्षा और संरक्षण होता है, प्राकृतिक तथा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा होती है, लोकतंत्र को सफल बनाने में जो मौलिक कर्तव्य है वो सहायता देते हैं। तो आपसे प्रश्न आपसे बन सकता था कि भारत के नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में बताएं। ठीक है, प्रश्न क्या बन सकता था कि भारतीय संविधान में एक प्रकार से जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी व्याख्या कीजिए, या भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य क्या हैं इसको बताइए। तो ऐसे प्रश्न अगर आपसे बनते तो आप आसानी से कर पाते। कुल मिलाकर के ये मौलिक अधिकारों के बारे में था। इसके अलावा अगला पॉइंट आपका नीति निर्देशक सिद्धांत भी आपके जो है ये अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक का जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSPs को रखा गया है। ठीक है, 36 से 51 तक है, जिसमें राज्य के बारे में बताया गया है राज्य को कि राज्य जो है समय समय पर अपनी जनता की सेवा के लिए, राज्य को एक कल्याणकारी बनाने के लिए अच्छे अच्छे काम कर सकता है, उसके बारे में उसमें मेंशन किया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर इतने टॉपिक्स आपके तैयार हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, बस इतना आप तैयार कर लीजिए, इतना हमने बताया। और आपको अगर विस्तार से पढ़ना है तो एक बार आप मेरा एक महासंग्राम वीडियो जो है आपका 2022 वाला उसको देख लीजिएगा, और एक मॉडल पेपर देख लीजिएगा 2022 का लिखित वाला, तो आप आसानी से मिड टर्म की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। चलिए, तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी और सब्जेक्ट के जो मैंने डाल रखे हैं ऑलरेडी, इसका भी पॉलिटिकल साइंस का आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे तो मैंने आपको बना दिया। और किस सब्जेक्ट का आपको चाहिए आप एक बार अपना सब्जेक्ट मेंशन जरूर करिएगा। सब्जेक्ट लिख करके आप कमेंट जरूर करिएगा, उसके बाद में उस सब्जेक्ट पर मैं जल्द ही वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा इसी प्रकार से। ओके, और ये वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो इस प्रकार से अच्छी लगती तो अभी सारे सब्जेक्ट की मैं इसी प्रकार से एक वीडियो दे दूंगा। उसके बाद में मैं मॉडल पेपर लिखित टाइप का लाऊंगा अच्छे तरीके से। उसके बाद में फिर ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी आपको, वैसे 2022 के जितने भी वीडियोस हैं आप सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारी के लिए, आप 2022 वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं और जो मॉडल पेपर हैं और जो महासंग्राम वीडियो है, इन 3 चीज़ों को जरूर देख लीजिएगा। हर एक वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है 2022 का मॉडल पेपर। और उसके अलावा 2022 में जो परीक्षा हुई थी उसके पेपर आप देख लीजिएगा। सभी विश्वविद्यालयों के पेपर जो भी हुए हैं मैंने डाल रखा, आप लोग देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देखिएगा। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी आपके लिए परीक्षा के लिए। तो आप आसानी से देख करके अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए विधिवत तरीके से, और अपनी तैयारी को और धार दीजिए और मजबूत करिए अच्छे तरीके से। तैयारी जब हो जाएगी तो आपको अच्छे अंक भी मिलेंगे निश्चित तौर पर, तब आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने सही बोला था। ओके, तो आपके लिए हमेशा मैं साथ रहता हूँ आपके। चलिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए सभी दोस्तों के पास वीडियो को। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। ओके, चलिए भाई, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सभी को गुड नाइट, सभी को बाय बाय, टेक केयर।